जय हिंद। इससे पहले मैंने BMW का एक वीडियो अपलोड किया था और वो वीडियो चैप्टर नंबर 1 का था, जिसमें मैंने बताया था ऊर्जा के स्रोत के बारे में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ईंधन एवं दहन। ईंधन एवं दहन जो आपका है वह चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, और चैप्टर नंबर 2 में BMW में जो कि सिविल ब्रांच के स्टूडेंट के लिए है ये चैप्टर। ठीक है, और इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा ईंधन एवं ईंधन के दहन, यानी ईंधन क्या होता है एवं दहन क्या होता है। यह वीडियो आप लोगों का काफ़ी बड़ा होने वाला है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, लेकिन वो 5 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में सब बताऊंगा, तो धैर्य के साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आपको दिख रहा है कि ईंधन पहला आपका टॉपिक है। ईंधन, क्योंकि आपका चैप्टर का नाम ही है ईंधन एवं दहन। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि ईंधन क्या है आखिर। तो देखिए, ईंधन वे पदार्थ हैं, ठीक है, जो दहन के दौरान ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ईंधन वे पदार्थ हैं जो दहन के दौरान ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, ईंधन कहलाते हैं। ठीक है, तो कोई आपसे ईंधन का परिभाषा पूछेगा फ्यूल का, तो आप क्या बताएंगे कि ईंधन वे पदार्थ हैं जो दहन के दौरान ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, उसे ईंधन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए तत्व के आधार पर ईंधन को कितने भागों में बांटा गया है। तो तत्व के आधार पर ईंधन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला केमिकल ईंधन और दूसरा न्यूक्लियर या नाभिकीय ईंधन। ठीक है, तो देखिए कि केमिकल ईंधन क्या है। तो केमिकल ईंधन में कोयला आता है, लकड़ी आता है, पेट्रोल, मीथेन, ईथेन आदि सब आते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियर या नाभिकीय ईंधन में वे आते हैं, तो वे ईंधन आते हैं जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, ठीक है, थायरियम आदि। ये सभी तत्वों क्या जो नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन द्वारा जो एनर्जी उत्पन्न किया जाता है उसे नाभिकीय न्यूक्लियर या नाभिकीय ईंधन कहते हैं। ठीक है, तो उसमें यूरेनियम होता है। ठीक है, अब देखिए दहन क्या है, आपका नेक्स्ट है टॉपिक कि दहन क्या है। ठीक है, देखिए दहन, दहन को हम बता रहा हूँ अभी। देखिए वह रासायनिक क्रिया, ठीक है, दहन क्या है, तो वह रासायनिक क्रिया जो कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उच्च तापमान उत्पन्न करे। ठीक है, वह रासायनिक क्रिया जो कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उच्च तापमान उत्पन्न करे, तो उसे क्या कहेंगे, हम दहन कहेंगे। ठीक है, तो वह रासायनिक क्रिया, दहन एक प्रकार की रासायनिक क्रिया है, ठीक है, जिसमें कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उच्च तापमान उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका है ईंधन। ईंधन का वर्गीकरण। ठीक है, ईंधन के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब देखिए इनका वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। ठीक है, तो देखिए ईंधन को हम कई आधार पे बांटे हैं, 2 आधार पे बांटे हैं। ठीक है, एक तो प्राप्यता के आधार पर और दूसरा भौतिक अवस्था के आधार पर। तो देखिए प्राप्यता के आधार पर क्या है इसे, तो प्राप्यता के आधार पर ईंधन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो प्राकृतिक ईंधन और दूसरा कृत्रिम ईंधन। ठीक है, नेचुरल फ्यूल एंड आर्टिफिशियल फ्यूल। ठीक है, अब दूसरा है भौतिक अवस्था के आधार पर। तो भौतिक अवस्था यानी ठोस, द्रव, गैस भौतिक अवस्था होते हैं। तो ठोस ईंधन, द्रव ईंधन एवं गैस ईंधन। ठीक है, तो ये 3 भौतिक अवस्था के आधार पर हो गए, और प्राप्यता के आधार पर प्राकृतिक ईंधन और कृत्रिम ईंधन। अब देखिए प्राप्यता के आधार पर हम लोग पहले पढ़ते हैं प्राकृतिक रूप से ईंधन के बारे में। ठीक है, देखिए प्राकृतिक रूप से जो ईंधन है वह प्राकृतिक द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यानी प्राकृतिक रूप से जो प्राप्त किया जाता है ईंधन, उसे प्राकृतिक ईंधन कहते हैं। ठीक है, और इसका अन्य नाम पूछे अगर जो आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि प्राइमरी ईंधन किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक ईंधन को ही हम प्राइमरी ईंधन भी कहते हैं, इसका अन्य नाम है। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िए। ये पूछा जाता है कि ईंधन कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, आपके पेपर में प्रश्न बनेगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से समझिए आप। अब देखिए प्रमुख ईंधन इसमें कौन कौन से आते हैं प्राकृतिक ईंधन में। तो इसमें जो फॉसिल ईंधन होते हैं, ठीक है, यानी जिन्हें हम जमीन से प्राप्त करते हैं, वो प्राकृतिक ईंधन के अंतर्गत आते हैं। देखिए इसमें भी ठोस,
द्रव तथा गैस, ठीक है। इन्हें भी तीन मतलब भौतिक अवस्थाओं में हम देख पढ़ सकते हैं कि जो प्राकृतिक ईंधन है वह इसके प्रमुख ईंधन के रूप में फासिल ईंधन है, और फासिल ईंधन तीन रूपों में पाया जाता है, ठीक है। ठोस फासिल, द्रव फासिल और गैस फासिल, ठीक है। तो देखिए ठोस फासिल फासिल ईंधन में जो होते हैं उसमें बिटुमिनस आते हैं, कोयला आता है, सेल आता है, ठीक है। और द्रव फासिल में पेट्रोलियम आता है, मिनरल तेल आता है, ठीक है। और गैसीय फासिल में जो है नेचुरल गैस आता है, ठीक है। तो ये प्राकृतिक रूप से हम लोग क्या ईंधन को पढ़ लिए। अब देखिए कृत्रिम रूप से ईंधन को, कृत्रिम ईंधन क्या होता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल ईंधन, ठीक है। तो देखिए कृत्रिम ईंधन वो होते हैं जो कृत्रिम रूप से क्या किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। तो देखिए कृत्रिम रूप से तैयार जो है, जो भी ईंधन कृत्रिम रूप से तैयार किया जाएगा उसे कृत्रिम ईंधन कहेंगे, ठीक है। अब देखिए परिभाषा आपको हो गया। अब देखिए इसके अन्य नाम क्या है, तो अन्य नाम इसके हैं सेकेंडरी ईंधन या द्वितीयक ईंधन, ठीक है। ये कृत्रिम ईंधन के अन्य नाम है। आर्टिफिशियल फ्यूल भी कह सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब देखिए इसका उदाहरण क्या है, तो इसको भी तीन मतलब भौतिक अवस्था में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। तो कृत्रिम ईंधन में ठोस, द्रव, गैसों में पाए जाएंगे, ठीक है। तो ठोस में क्या आते हैं, लकड़ी का कोयला, लकड़ी का कोयला आदमी बनाता है ना, कोक, कोक के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा तो कोक क्या होता है, ठीक है। और लकड़ी का बुरादा, ये भी मनुष्य ही काट के बनाता है, भले लकड़ी ना बनाए मनुष्य, लेकिन काट कोट के उसको क्या बुरादा जो होता है लकड़ी का वो आदमी ही बनाता है ना। पीठ है, पीठ को भी मैं आगे बताऊंगा, सब बताऊंगा, ठीक है। तो परेशान ना आइए, आप वीडियो में बने रहें। और अगर जो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, ठीक है। अब देखिए द्रव के रूप में, द्रव के रूप में एल्कोहल है, ठीक है, जो आर्टिफिशियल बनाया जाता है। कैरोसिन है। देखिए ये सब तो पाए जाते हैं, ठीक है, प्राकृतिक रूप से ही, लेकिन किसी न किसी प्रकार से उस रूप में नहीं पाए जाते हैं कि हम उसे क्या डायरेक्ट यूज कर सके, ठीक है। इनका शोधन किया जाता है। डीजल पेट्रोल जो है ये अभी आर्टिफिशियल ही है, ठीक है, आर्टिफिशियल फ्यूल है, क्योंकि ये डायरेक्ट हमें नहीं मिलता है, इसका शोधन किया जाता है। तो कृत्रिम रूप से इसे माना जाता है, ठीक है। अब देखिए गैस के रूप में, तो गैस के रूप में कोल गैस हो गया, एसिटिलीन हो गया, प्रोड्यूसर गैस, तो आगे बताऊंगा प्रोड्यूसर गैस क्या होता है, ठीक है। अब देखिए भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन को के बांटा गया था ठोस, द्रव, गैस के रूप में। तो उसके बारे में पढ़ते हैं, पहले ठोस के बारे में पढ़ते हैं कि ठोस ईंधन क्या है, ठीक है। तो देखिए ठोस ईंधन जो है जिसकी भौतिक अवस्था ठोस हो वह ठोस ईंधन कहलाता है, ठीक है। तो वे ईंधन जिसकी भौतिक अवस्था क्या हो, ठोस हो, भौतिक अवस्था ठोस हो, वह ईंधन जो कहलाएगा वो ठोस ईंधन कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए ठोस ईंधन के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो साधारण ठोस ईंधन आता है, कोयला आता है, कोक आता है, चारकोल आता है, ठीक है। तो देखिए साधारण ठोस ईंधन में क्या क्या आता है, तो साधारण ठोस ईंधन में लकड़ी आ जाएगा, झाड़ियाँ, भूसा आ जाएगा, मक्का के डंठल देखे होंगे, चरी वगैरह जो होता है, या मक्का जो कुकुड़ी होता है तो फरता है, तो उसका जो डंठल होता है वो भी तो एक प्रकार का ईंधन के रूप में कार्य करता है। उसे हम चूल्हे में लगाते हैं, चूल्हा में, ठीक है, खाना पकाने के लिए, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, ठोस ईंधन है, ठीक है। और खोई या बगासे, मतलब जो गन्ना होता है, गन्ने का रस निकाल के जो बचता है अवशेष, उसे सुखाने के बाद उसे खोइया बोला जाता है, ठीक है। तो खोइया या बगासे। अब देखिए कोयला, कोयला, कोयला क्या है, ठोस ईंधन में आता है, ठीक है। तो इसमें कोयला के एक है पीट, लिग्नाइट या भूरा कोयला, सब बिटुमिनस कोयला, यानी कोयला के अंतर्गत ये सब आते हैं, ठीक है। पीट भी कोयला का ही रूप है। अब देखिए कोक क्या है, कोक भी आता है इसी के अंदर, ठोस ईंधन के अंतर्गत। ये आगे पढ़ेंगे, द्रव ईंधन के रूप में भी कोक आता है, ठीक है। तो यानी कोक, कोक तो एक प्रकार का होता है ईंधन ही, ठीक है, लेकिन इसकी भी अवस्थाएं हैं कई प्रकार के, ठोस, ठोस अवस्था है, द्रव अवस्था है, ठीक है। तो इसको मैं आगे से डिटेल बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए कोक के बारे में पहले बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि वायु की अनुपस्थिति में जब कोयले को गर्म किया जाता है तो कुछ अवशेष बचेगा, ठीक है। जब कोयले को गर्म किया जाएगा, मान लीजिए ये सब कोयला है और इसे हम कढ़ाई में रख के और गर्म किए, तो इसमें का जो भाप रहेगा सब निकल जाएगा, और जब भाप निकल जाएगा तो इसमें कुछ अवशेष बचेगा ना, सारा तो भाप बन के निकलेगा नहीं। तो जो अवशेष बचेगा उससे हम क्या कहेंगे, कोक कह देंगे, ठीक है। अब देखिए चारकोल क्या है, चारकोल भी है, चारकोल को भी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है,
ठोस ईंधन के रूप में आता है। ठीक है, तो अब देखिए कोयला के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि कोयला से पूछ देता है प्रश्न कि कोयला का वर्गीकरण कीजिए या कोयला कैसे बनता है, इस पे विवेचना कीजिए, टिप्पणी लिखिए। ठीक है, आपके पेपर में से प्रश्न पूछता है और आपके नॉलेज में भी थोड़ा बढ़ोतरी होगा यदि पढ़ लेंगे इसे तो देखिए कोयला के बारे में मैं बता रहा हूँ। कोयला जो है एक फासिल ईंधन है। फासिल ईंधन आप समझ रहे हैं, जो भूमि से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जो भूमि के अंदर पाया जाता है उसे फासिल ईंधन कहते हैं। तो देखिए एक प्रकार का पत्थर है। कोयला क्या है, एक प्रकार का पत्थर है, लेकिन कैसा पत्थर है, तो जलने वाला पत्थर है। आप सबको पता होगा कि पत्थर जो है वह जब ज्वालामुखी फूटती है, लावा निकलता है, तो वही लावा ठंडा होकर क्या बनता है, पत्थर बनता है। लेकिन उन्हीं के नीचे जब पेड़ पौधे दब जाते हैं या बहुत सारी चीज़ें दब जाती हैं, तो उच्च दाब और टेम्परेचर के कारण वो क्या होती हैं, कोयला बन जाती है। तो मिट्टी भी तो पत्थर बनता है, जब इसके ऊपर से जब लावा जाता है तो जो नीचे भी रहता है तो वो सब पत्थर बन जाते हैं, मिट्टी। लेकिन जो पेड़ पौधे सड़ गल के बनते हैं, ठीक है, तो वो बनते हैं पत्थर एक प्रकार का, जिसे हम कोयला कहते हैं। तो कोयला का निर्माण के निम्न चरण है। देखिए कोयला कितने प्रकार के चरणों से वो गुजरता है। तो देखिए कोयला का निर्माण के चरण क्या है। तो पहले तो वनस्पति का मलबा इकट्ठा होगा, ठीक। उसके बाद पीट बनेगा। पीट सबसे पहला चरण होता है कोयले का। समझ में आया अब देखिए पीट के बाद लिग्नाइट बनेगा। लिग्नाइट लिग्नाइट को भूरा कोयला, ठीक है, इसके बाद थोड़ा भूरा कोयला बनता है लिग्नाइट के बाद। ये चौथा स्टेप हो गया। अब पांचवें स्टेप में कोयला जो है वो सब बिटुमिनस कोयला बनता है। फिर उसके बाद छठे स्टेप में बिटुमिनस कोयला बनता है। फिर सातवें स्टेप में अर्ध बिटुमिनस कोयला बनता है। और आठवें स्टेप में अर्ध एंथ्रेसाइट कोयला बनता है। नौवें स्टेप में जो कोयला है वो एंथ्रेसाइट कोयला बनता है। और 10वें नंबर पे ग्रेफाइट बनता है लास्ट में। ठीक है, तो अब आपको पता चल रहा होगा कि ग्रेफाइट क्या है। ग्रेफाइट अर्धचालक में आता है। ठीक है, जो वो होता है, क्या बोलते हैं, देखिए आगे अब मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए कोक आ गया यहाँ, तो आप ग्रेफाइट समझ गए। तो ग्रेफाइट कोयले का ही एक अपग्रेडेड रूप है। ठीक है, तो अब देखिए कोक के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। कोक क्या है, तो देखिए कोक जो होता है वह बिटुमिनस कोयले को, ठीक है, बिटुमिनस कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। ठीक है, मतलब निर्वात में, एक प्रकार से कहा जाए तो वायु नहीं रहना चाहिए। तो जब गर्म करेंगे तो उसमें से जो प्राप्त अवशेष रहेगा उससे क्या कहेंगे, कोक कहेंगे। अब देखिए कोक प्राप्त करने के लिए जो क्रिया प्रयोग की जाती है, ठीक है, कोक प्राप्त किया जाता है जिस क्रिया से, उसे कार्बनीकरण प्रक्रिया कहते हैं। तो पेपर में पूछ देगा कि कार्बिड कोक किस प्रक्रिया के दौरान प्राप्त किया जाता है, तो कार्बनीकरण प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, तो केवल पॉइंट वाला बात ही लिखा गया है इसमें। ठीक है, ये नोट्स मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है। तो आप देखिए इससे बहुत आसान भाषा में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। तो वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, अब देखिए चारकोल क्या है। चारकोल के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो देखिए लकड़ी का जो कोयला है, ठीक है, उसे चारकोल कहते हैं। अब समझे आप, आसान लैंग्वेज में बता रहा हूँ। चारकोल क्या है, तो लकड़ी का जो कोयला होता है उसे चारकोल कहते हैं। ठीक है, यह लकड़ी के भार का 25% क्या होता है, चारकोल प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए कि 100 किलो हम क्या लिए, लकड़ी लिए। ठीक है, 100 किलो लकड़ी लिए। अब उसे क्या करेंगे, उसका हम कोयला बनाएंगे लकड़ी का। ठीक है, जब कोयला बनाएंगे तो जब 25% इतना, मतलब उससे इतना कोयले के रूप में बनाओ, इतना मतलब तापमान दो कि वो 25% रह जाए अपने 100 किलो का, या 25 किलो रह जाए। बाकी 75% क्या हो, या तो वाष्प बन के उड़ जाए, या तो जो थोड़ा बहुत राख निकलता है वो उसके रूप में निकल जाए। ठीक है, तो जो प्राप्त होगा लकड़ी वाला कोयला उससे हम कहेंगे चारकोल। ठीक है, इसका उष्मीय मान पूछे तो उष्मीय मान होता है 25 मेगाजूल प्रति केजी, यानी 1 किलो में 25 मेगाजूल क्या उष्मा निकलता है। ठीक है, अब देखिए द्रव ईंधन क्या है। ठोस ईंधन हम लोग पढ़ लिए, भौतिक अवस्था के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ठोस ईंधन पढ़ लिए ईंधन के वर्गीकरण में। अब देखिए अब द्रव ईंधन पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए द्रव ईंधन क्या होता है।
तो द्रव ईंधन जो है, जिस ईंधन की भौतिक अवस्था द्रव होती है उसे द्रव ईंधन कहते हैं। ठीक है। अब देखिए द्रव ईंधन में क्या क्या आता है, तो पेट्रोल या गैसोलीन, पेट्रोल को गैसोलीन भी बोलते हैं। ठीक है। डीजल तेल, मिट्टी का तेल, कोल तार, टार, एल्कोहल। ठीक है। ये सब क्या है, द्रव ईंधन में आते हैं। तो देखिए कोल तार क्या होता है, पहले तो मैं आपको बता दूं। तो कोयले से कोक बनाते समय काले रंग का जो गाढ़ा द्रव प्राप्त होता है उसे कोल तार कहते हैं। ठीक है। अब समझिए आप, जब कोयले से कोक बनाते हैं, मैं बताया था आपको कोक क्या होता है। ठीक है। तो जब कोयले से कोक बनाया जाता है तो जो काले रंग का गाढ़ा द्रव प्राप्त होता है, काले रंग का एक द्रव, गाढ़ा द्रव प्राप्त होता है, उसे कोल तार कहते हैं। ठीक है। अब देखिए टार, तो टार जो होता है वह कोल तार के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। लेकिन यह कम गाढ़ा होता है। तो आप यहाँ पर समझ गए कि टार क्या होता है और कोल तार। तो कोल तार जो होता है वो कोयले से कोक बनाते समय काले रंग का जो गाढ़ा द्रव प्राप्त होता है उसे कोल तार कहते हैं। और टार जो होता है, टार, ठीक है, वह कोल तार के अंतर्गत ही आता है, लेकिन जो होता है वह कम गाढ़ा होता है कोल तार से, टार जो होता है। और एल्कोहल में तो आप लोग जानते ही हैं, ओ एच समूह जिसमें लगा रहता है वो एल्कोहल होता है। ठीक है। अब चलिए देखते हैं गैस ईंधन। द्रव ईंधन भी पढ़ लिए, ठोस ईंधन भी पढ़ लिए, अब गैस ईंधन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो देखिए गैस ईंधन जो है, जिस ईंधन की भौतिक अवस्था गैस होती है उसे गैस ईंधन कहते हैं। ठीक। और देखिए अब इसमें मिश्रण जो होता है वह दहनशील यौगिक होता है और एक अदहनशील यौगिक होता है। ठीक है। गैस ईंधन में जो मतलब, तो एक तो जलाने के लिए होता है, गैस ईंधन में जो रहता है फ्यूल, उसमें तत्व एक तो दहनशील होता है और एक अदहनशील यौगिकों का मिश्रण होता है गैस। ठीक है। गैस ईंधन। तो देखिए दहनशील यौगिक में क्या क्या आता है, तो दहनशील यौगिक में CO कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, H2O आता है, CH4 आता है, C2H6 आता है, C3H8 आता है तथा C4H10 आदि आते हैं। ठीक है। और अदहनशील यौगिक में आता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। ठीक है। यही दो तत्व आते हैं अदहन अदहनशील यौगिक के रूप में। अब देखिए इसका वर्गीकरण, गैस ईंधन का वर्गीकरण कितने रूपों में किया गया है, तो देखिए गैस ईंधन का जो वर्गीकरण है वह दो आधार पर किया गया है। पहला तो प्राप्यता के आधार पर और दूसरा ऊष्मीय मान के आधार पर। तो प्राप्यता के आधार पर भी दो वर्गों में बांटा गया है, कृत्रिम रूप से एक तो पाया जाएगा और एक प्राकृतिक रूप से पाया जाएगा और एक कृत्रिम रूप से। और ऊष्मीय मान के आधार पर बांटा गया है दो प्रकार से, एक तो निम्न ऊष्मीय मान गैस और एक उच्च ऊष्मीय मान। ठीक है। उच्च ऊष्मीय मान गैस ईंधन। तो देखिए प्राकृतिक ईंधन गैस क्या है, तो प्राकृतिक ईंधन गैस के अंतर्गत आता है प्रोपेन ब्यूटेन। और कृत्रिम ईंधन गैस के अंतर्गत आता है प्रोड्यूसर गैस, कोक ओवन गैस, ब्लास्ट भट्ठी गैस, जल गैस आदि। ठीक है। और निम्न ऊष्मीय मान गैस के ईंधन के अंतर्गत आता है प्रोड्यूसर वायु, कोक गैस, ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है। और उच्च ऊष्मीय मान गैस के अंतर्गत आता है नेचुरल गैस, कोक गैस आदि। अब देखिए कोक ओवन गैस या कोल गैस क्या होता है, तो कोक ओवन गैस तथा कोल गैस जो होता है वह बिटुमिनस कोयले के आसवन, विनाशकारी आसवन मतलब कि डिस्ट्रिब्यूटिव डिस्टिलेशन। ठीक है। यानी विनाशकारी आसवन में के द्वारा जो प्राप्त किया जाता है उसे कोक ओवन गैस या कोल गैस कहते हैं। यानी बिटुमिनस कोयले को विनाशकारी आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। समझ रहे हैं, जो कोक या ओवन गैस या कोल गैस। ठीक है। कोक ओवन गैस तथा कोल गैस यह जो है वो बिटुमिनस कोयले के विनाशकारी आसवन द्वारा क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, तो उसे कहेंगे कोक ओवन गैस। ठीक है। अब देखिए ब्लास्ट भट्ठी गैस क्या होता है, तो ब्लास्ट भट्ठी गैस के बारे में पढ़ लीजिए। देखिए ब्लास्ट भट्ठी गैस के बारे में पढ़ लीजिए, तो इसमें जो अवयव होते हैं ये सभी होते हैं और उसमें मान इसका पूछे तो लगभग इतना होता है। तो पेपर में आपसे ऐसे नहीं पूछेगा, आपसे पेपर में ऐसे प्रश्न बना के पूछेगा कि ब्लास्ट भट्ठी गैस में तत्वों
तत्वों की मात्रा के आधार पर उनका उल्लेख कीजिए कि तत्व कितने भाग में कितने रूप कितने कितने प्रतिशत पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपसे यही पूछा जाता है कि ब्लास्ट भट्टी गैस, और ये डायरेक्ट 5 नंबर में आएगा। ठीक है, तो आप 1 मिनट पढ़ लीजिए आप इसको, और ये डायरेक्ट आपका क्या प्रश्न इससे पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो कार्बन है, टोटल ब्लास्ट भट्टी गैस में जो कार्बन है 28% पाया जाता है, और सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 11%, नाइट्रोजन 58%, हाइड्रोजन 2.8%, और मीथेन, ठीक है, CH4, तो मीथेन जो है वो 0.2% पाया जाता है ब्लास्ट भट्टी गैस में। ठीक है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अब देखिए प्रोड्यूसर गैस, मैं बताया था प्रोड्यूसर गैस क्या है, तो देखिए प्रोड्यूसर गैस में ये सभी तत्व इतने इतने मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, और इन सबको मतलब यहाँ पर ये ब्लास्ट भट्टी गैस में जब इनको जोड़ेंगे तो 100% हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये प्रोड्यूसर गैस में भी है, तो ये इनके बीच में पाए जाते हैं 14 से 28%, 0.2 से 3.5%, 5 से 12%, 45 से 60%, 0 से 18% के रूप में प्रोड्यूसर गैस के ये अवयव पाए जाते हैं। ठीक है, और इसका उसमें मान 3.5 मेगा जूल प्रति मीटर की होता है। अब देखिए जल गैस, जल गैस क्या है, जल गैस, तो देखिए जल गैस में जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है 40% तथा हाइड्रोजन 50%, और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का जो मिश्रण होता है वह 10% होता है। तो इस प्रकार के मिश्रण को जल गैस कहते हैं, और इसका ऊष्मीय मान 10 से 11.3 मेगा जूल प्रति मीटर की होता है। ठीक है, अब देखिए एक अच्छे ईंधन के क्या क्या गुण हैं। अब देखिए पेपर में आपसे पूछ भी देता है कि एक अच्छे ईंधन के क्या गुण होते हैं, उल्लेख कीजिए। तो देखिए भैया एक अच्छा ईंधन रहेगा तो उसका ऊष्मीय मान जो रहेगा अधिक रहेगा, ज़्यादा ऊष्मा देगा। ठीक है, राख सबसे मतलब कम से कम होगा, और ज्वलनशील पदार्थ कम से कम रहेंगे, नमी भी बहुत कम रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन एवं भंडारण आसान होना चाहिए, धुआं रहित हो, तो वो अच्छा ईंधन माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए ईंधन का ऊष्मीय मान, ईंधन का ऊष्मीय मान किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका प्रश्न पूछता है कि उच्च ऊष्मीय मान तथा निम्न ऊष्मीय मान को परिभाषित कीजिए, और यह बार बार पूछा जाता है, पिछले बार भी पूछा था प्रश्न ये बोर्ड में। ठीक है, तो देखिए ईंधन का जो ऊष्मीय मान है यह दो रूपों में पढ़ा जाता है, एक तो ठोस या द्रव के लिए, दूसरा गैस के लिए। तो देखिए ठोस के लिए तो बहुत आसान है कि जो एक मान लीजिए द्रव्यमान 1 kg है, और 1 kg ईंधन को 1 kg ईंधन को 1 kg kg 1 kg ईंधन को पूरा दहन होने में जो ऊष्मा प्राप्त होगी उसे ठोस या द्रव का ऊष्मामान कहेंगे। और गैस के लिए थोड़ा अलग हो जाता है, इसमें क्या होता है कि तापमान दाब सब समान करना पड़ता है। तो देखिए गैस के लिए जो है टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए, और एटमॉस्फेरिक जो है प्रेशर 1 atm होना चाहिए, या मानक ताप तथा दाब कह दे। तो मानक ताप तथा दाब पर ऊष्मीय मान जो होता है गैस के लिए वह इकाई आयतन के पूर्ण दहन होने में, ठीक है, वॉल्यूम, इकाई आयतन में पूर्ण दहन होने में जितना ऊष्मा प्राप्त होगा उसे गैस का क्या कहेंगे, ऊष्मीय मान कहेंगे। ठीक है, अब देखिए पूर्व प्रज्वलन क्या होता है, पूर्व प्रज्वलन ये सब पूछते हैं, जिसे कई सारे दे देंगे हेडिंग कि पूर्व प्रज्वलन क्या है, ईंधन का ऊष्मीय मान में ईंधन का ऊष्मीय मान, नाकिंग, और ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर, एस चार्ट दे देगा और बोलेगा कि सब पे टिप्पणी लिखिए। तो प्रश्न ऐसे बनता है। ठीक है, अब देखिए तो पूर्व प्रज्वलन समझते हैं। तो पूर्व प्रज्वलन जो है प्री इग्निशन क्या होता है, तो उच्च संपीड़न के कारण स्पार्क प्लग की क्रिया से पहले ईंधन का दहन हो जाना ही क्या कहलाता है, पूर्व प्रज्वलन कहलाता है। जैसे समझिए उच्च संपीड़न, जो जैसे बाइक वगैरह का जो इंजन होता है उसमें लगा होता है पिस्टन, ठीक है, और यह क्या किया जाता है, ये प्रेशर डालता है, ये एक एक बूंद कायल रहेगा इसमें और उस पर प्रेशर इतना डालेगा ना कि वो पूरा फैल जाता है। ठीक है, वायु के प्रेशर के कारण।
तो उसमें स्पार्क प्लग की क्रिया, इसमें स्पार्क प्लग जो क्रिया करता है उससे पहले ही क्या होता है, ईंधन का दहन हो जाता है, जिसके कारण इंजन का जो प्लग होता है, ये संपीड़क होता है, ये विपरीत दिशा में कार्य करने लगता है। तो इसे कहते हैं पूर्व प्रज्वलन। ठीक है, कि संपीड़न के कारण स्पार्क प्लग की क्रिया पहले हो जाना, मतलब पूर्व मतलब पहले हो जाने से जो ज्वलन होता है उसे पूर्व प्रज्वलन कहते हैं। ठीक है, उच्च संपीड़न के कारण ये होता है। अब देखिए, अभिघात या नाकिंग। अभिघात या नाकिंग क्या होता है, तो एकदम दहन से, जैसे एकदम दहन झटके से हो जाएगा तो सिलेंडर में एक ध्वनि उत्पन्न होता है, जिसे अभिघात या नॉकिंग कहते हैं। ठीक है, एकदम आसान शब्दों में बता रहा हूँ मैं, कि एकदम दहन जब होगा इंजन में तो सिलेंडर में क्या होगा, सिलेंडर से एक ध्वनि उत्पन्न होती है और उससे ही क्या कहते हैं, नॉकिंग कहते हैं। तो इसमें कुछ क्या होता है, एनर्जी जब ध्वनि में बदला, तो ध्वनि भी एक ऊर्जा का ही रूप है, तो जब ऊर्जा बदला दूसरे रूप में तो बाहर निकल गया, लेकिन क्या हुआ, इंजन में ऊर्जा का लॉस हुआ। ठीक है, तो ये नॉकिंग को कम करने के लिए भी हम कई प्रकार के यौगिक उपयोग करते हैं, जिसको हम कहते हैं एंटी नॉक एजेंट। ठीक है, इसके बारे में भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। इसका देखिए अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम जो है पीकिंग है। ठीक है, इसका अन्य नाम पीकिंग है और डिटोनेशन है, और डिटोनेशन या इस डेटोनेशन इंग्लिश में बोला जाता है, और इसको हिंदी में प्रस्फीटन। ठीक है, और देखिए इसको कम करने के लिए एंटी नॉक एजेंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कारण पूछा जाए कि किस कारण से नॉकिंग होता है, तो पैराफिन की अधिकता के कारण होता है। अब देखिए नोट पॉइंट क्या है, तो नोट पॉइंट में है, एंटी नॉक एजेंट या अभिघात रोधक तत्व जो होता है वह पेट्रोल में जो प्रयोग किया जाता है, इसमें टेट्रा इथाइल लेड का प्रयोग किया जाता है, और डीजल में डोप्स के रूप में एसीटोन परऑक्साइड तथा इथाइल नाइट्रेन आदि क्या किया जाता है, एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब कि नॉकिंग को रोकने के लिए पेट्रोल में जो है टेट्रा इथाइल लेड का प्रयोग किया जाता है, PbC2H5 का वोल्टवाइज का प्रयोग किया जाता है, और डीजल में क्या किया जाता है, डोप्स का प्रयोग किया जाता है। डोप्स में आते हैं एसीटोन परऑक्साइड, इथाइल नाइट्रेट। ठीक है, अब देखिए ऑक्टेन नंबर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में, मतलब मानिए कि ये हर बार का क्वेश्चन है, ऑक्टेन नंबर सीटेन नंबर, या तो इनमें अंतर आ जाता है या तो डायरेक्ट ये प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑक्टेन नंबर क्या है, तो आइसो ऑक्टेन तथा एन हेप्टेन के मिश्रण में आइसो ऑक्टेन की प्रतिशत संख्या ऑक्टेन नंबर होता है। ठीक है, समझे आप। देखिए आइसो ऑक्टेन तथा एन हेप्टेन के मिश्रण में आइसो ऑक्टेन की संख्या जो होती है उससे ऑक्टेन नंबर कहते हैं। जैसे मान लीजिए आइसो ऑक्टेन की संख्या क्या है, 70% है, और एन हेप्टेन जो है 30% है, तो इसका ऑक्टेन नंबर क्या हो जाएगा, आइसो ऑक्टेन की जितनी संख्या रहेगी। और इसी प्रकार से सीटेन भी है। अब देखिए सीटेन में मैं आपको आगे चर्चा करूँगा, अभी ऑक्टेन पे हम लोग चर्चा करते हैं। ये ऑक्टेन नंबर जो है वो पेट्रोल की ज्वलन गुणवत्ता बताता है, और सीटेन नंबर जो होता है वह डीजल की ज्वलन गुणवत्ता बताता है। ठीक है, सीटेन जो है डीजल की ज्वलन गुणवत्ता बताता है। तो आपके पेपर में देखिए जेई में पूछा था प्रश्न कि सीटेन नंबर बतलाता है, अब वहाँ ऑप्शन दे दिया था कि ज्वलन गुणवत्ता ऑप्शन में दे दिया था, फिर से दे दिया था ऑप्शन, मतलब बहुत ऐसा ऐसा दिया था ऑप्शन ना कि उसमें लग रहा था कि सभी विकल्प सही ही है, लेकिन उसका केवल सही विकल्प यही था, ज्वलन गुणवत्ता। ठीक है, अब देखिए सीटेन नंबर किसे कहते हैं, तो सीटेन तथा अल्फा मिथाइल नेप्थिन के मिश्रण में सीटेन की जो संख्या होती है प्रतिशत में, उसे सीटेन नंबर कहते हैं। जैसे मान लीजिए 100 कोई वैल्यूम, 100 डीजल में 100 वैल्यूम है टोटल, मतलब प्रतिशत 100% होता है, 100% में सीटेन जो है वह 70% है, और अल्फा मिथाइल नेप्थिन C11H10 जो है वह 30% है। ठीक है, तो अगर जो बात किया जाए 30% जब है
तो सीटेन नंबर की जब बात की जाए तो वह 70% हो जाएगा, क्योंकि सीटेन नंबर क्या है, 70% है। तो इसीलिए जितने सीटेन नंबर प्रतिशत में रहेगा उतना ही क्या होगा, सीटेन नंबर होगा। देखिए श्यानता क्या होता है, तो श्यानता जो होता है, द्रव में प्रवाह, जब कोई द्रव फ्लो करता है, प्रवाहित होता है, तो उनके परतों के बीच कुछ घर्षण लगता है। ठीक है, ये परत जब फिसलेगा इसके ऊपर तो इनके परतों के बीच जो है कुछ घर्षण उत्पन्न होगा, तो उससे कहेंगे, जो घर्षण उत्पन्न होगा तो उससे कहेंगे हम श्यानता। पदार्थ के इस गुण को क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं। तो इससे अब पता चलता है कि द्रव क्या है, पतला है या गाढ़ा है, इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, और इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसका मात्रक की बात की जाए तो इसका मात्रक होता है न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल सेकंड। ठीक है, ये श्यानता के मात्रक होते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। तो आगे दिया है वाष्पशीलता क्या है, यानी वाष्पशीलता के बारे में पढ़ना है। तो देखिए वाष्पशीलता जो है, द्रव तल पर वाष्प द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। और वाष्पशीलता क्या है, तो प्रत्येक द्रव क्या होता है, वाष्पशील होता है। ठीक है, प्रत्येक द्रव जो होता है वो वाष्पशील होता है, चाहे आयल हो चाहे पानी हो, ये क्या होते हैं, सब वाष्प होते हैं। अगर जो आप आयल को भी रख देंगे तो वो भी क्या होगा, वाष्प हो जाएगा। और जब वाष्प होगा तो सतह पर क्या कुछ दाब लगाता है। ठीक है, जब ये वाष्प में परिवर्तित होगा तो सतह पे क्या लगाएगा, कुछ दाब लगाएगा। तो जो दाब लगाता है उसे वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, जो दाब लगाएगा उसे वाष्प दाब कहेंगे। अब देखिए फ्लैश पॉइंट, आपके पेपर में अब यहाँ से प्रश्न बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, देखिए फ्लैश पॉइंट पूछता है कि फ्लैश पॉइंट क्या है। फ्लैश पॉइंट के बारे में मैं बता रहा हूँ अभी कि देखिए फ्लैश पॉइंट जो होता है वह न्यूनतम तापमान होता है, या वह मिनिमम टेम्परेचर है जिस पर कोई तेल या ईंधन जल जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, फ्लैश पॉइंट कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये कढ़ाई है और आप नीचे से इसे खूब हीट दे रहे हैं, आग जला रहे हैं। ठीक है, और ऊपर से माचिस का तिल्ली रख दिया, तो क्या माचिस का तिल्ली कढ़ाई से जलेगा, नहीं जलेगा, जब तक कि इसे वो तापमान ना मिल जाए। अब डायरेक्ट आप इसके लौ के मतलब जो आग का लौ है उसके सामने लाएंगे तो माचिस का तिल्ली जल जाएगा, लेकिन कढ़ाई के ऊपर से नहीं जलेगा, क्योंकि कढ़ाई का जो तापमान है वो लौ के बराबर नहीं है। ठीक है, और जब लौ के बराबर हो जाएगा तो जल जाएगा। तो मिनिमम क्या होता है, 60 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। जब कढ़ाई का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहेगा तो तेल ईंधन क्या होता है, जल जाएगा। ठीक है, तो यह फ्लैश पॉइंट होता है तेल ईंधन का 60 डिग्री सेल्सियस से अधिक। ठीक है, और इसका अन्य नाम की बात किया जाए तो इसके अन्य नाम है स्फुरांक और दमकांक। दमकांक और स्फुरांक इसके क्या है, अन्य नाम है फ्लैश पॉइंट के। अब देखिए आगे है फायर पॉइंट। फायर पॉइंट किसे कहते हैं, तो देखिए फायर पॉइंट जो है इसका अन्य नाम बात किया जाए तो प्रोज्वलनांक कहते हैं, इग्निशियन पॉइंट। ठीक है, तो यह वह न्यूनतम तापमान होता है जिस पर तेल या ईंधन, कोई भी तेल या ईंधन प्रोज्वलन होता है, मतलब कम से कम क्या हो, 5 सेकेंड तक वो क्या हो, जले, तो उसे फायर पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और इसका अन्य नाम प्रज्वलांक होता है, यानी कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर तेल या ईंधन प्रज्वलन होता है। प्रज्वलन मतलब जलता रहता है कितना समय तक, तो कम से कम 5 सेकेंड तक। ठीक है, तो उसे फायर पॉइंट कहेंगे। अब देखिए जमनांक क्या हिमनांक क्या है। ठीक है, तो देखिए जमनांक क्या हिमनांक जो होता है, मान लीजिए ये परखनली एक है। ठीक है, और इसमें भरा है ये ईंधन, द्रव ईंधन, कोई और ईंधन नहीं, द्रव ईंधन। अब द्रव ईंधन क्या है कि यह पूरा सीधा मान लीजिए इसे परखनली है और इसमें ईंधन भरा है। ठीक है, द्रव ईंधन, तो इसका सतह क्या होगा, इसे पूरा क्षैतिज होगा। लेकिन जब इसे हम 45 डिग्री पर, मतलब 36 से 45 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री पर घुमा के और रख देंगे तो कम से कम 1 मिनट तक, ठीक है, कम से कम जब इसको 45 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे तो इसका जो सतह है वह कम से कम 1 मिनट तक क्षैतिज नहीं होना चाहिए। तो जो उस तापमान पर द्रव ईंधन को क्या कहेंगे, जमनांक या हिमनांक, यानी कि जब जम जाएगा द्रव तो वह क्या होगा, क्षैतिज नहीं होगा कम से कम 1 मिनट तक। ठीक है, तो उस तापमान को, उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, हिमनांक या जमनांक। तो जमनांक या हिमनांक देखिए यहाँ परिभाषा लिख भी दिया हूँ कि वह तापमान जिस पर कोई द्रव या ईंधन ठोस अवस्था धारण कर लेता है उसे एक प्रणाली में
45 डिग्री झुकाने पर 1 मिनट तक भी उसकी सतह क्षैतिज नहीं होती। तो इस तापमान को द्रव ईंधन का जमनांक या हिमनांक कहते हैं, ठीक है। और जमनांक या हिमनांक क्यों आपको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि देखिए जब जम्मू कश्मीर वगैरह में जाते हैं तो वहाँ फ्यूल जो होता है वो काम नहीं करता है, क्योंकि वहाँ जम जाता है क्या, बर्फ़ की वजह से, ठीक है। वहाँ का तापमान बहुत कम होता है तो वो जमने लगता है। तो भाई ऑयल के बारे में कुछ ऐसा मिलाया जाएगा ताकि वो जमे ना, ठीक है। तो इसके बारे में आपको ये पढ़ाया पढ़ाया जाता है, जमनांक या हिमनांक इसमें, ठीक है। अब देखिए आपके यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहले आपको ये बता देता हूँ कि ये बेसिक नॉलेज क्या है न्यूमेरिकल हल करने के लिए। तो देखिए आप लोग पढ़े भी होंगे पहले का कि हाइड्रोजन को ऐसे प्रदर्शित करते हैं और इसका एटॉमिक वेट जो होता है 1 होता है। और जो इसके अणु की बात की जाए, परमाणु की बात है, अभी अणु की बात की जाए तो H2O अणु होता है। और इसके आणविक संगति जो हो जाएगा 2 से गुणा हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन का है 16 होता है और O2 जो अणु की बात की जाए तो 32 हो जाएगा। इसी प्रकार से सब है, ठीक है। और ये भी सब इनके हैं अणु, ये है परमाणु, ये वाला कॉलम, और ये वाला कॉलम जो है वो अणु के लिए है, ठीक है। तो इतना बात पता हो गया आपको। अब देखिए दहन समीकरण, अरे दहन प्रक्रिया समीकरण संगति के आधार पर जहाँ भी आपको संगति दिखे समझ जाइएगा कि वो द्रव्यमान की बात कर रहा है, ठीक है। द्रव्यमान, जहाँ भी आपको संगति दिखे समझ जाइएगा कि वो द्रव्यमान की बात हो रही है। तो दहन प्रक्रिया समीकरण, यानी दहन प्रक्रिया समीकरण क्या होता है, और इसके अभी इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं संगति के आधार पर, यानी द्रव्यमान के आधार पर। तो देखिए समस्त दहन प्रक्रिया ईंधन व ऑक्सीजन के एक निश्चित अनुपात में मिलने से होता है, ठीक है। दहन प्रक्रिया में ऊष्मा तथा प्रकाश मुक्त होती है, ये भी बात आपको पता होगा। अब देखिए पहले कार्बन का पूर्ण दहन पढ़ते हैं, यानी कार्बन जब पूर्ण दहन होगा उसका तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। और जब कार्बन का पूर्ण दहन नहीं होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पूर्ण दहन हो रहा है इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और आगे बताया जाएगा सल्फर का दहन, नाइट्रोजन का दहन, ठीक है, सब आगे बताया जाएगा। तो आपको क्या करना है, ऑक्सीजन से क्रिया कराना है। तो जब कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे तो CO2 बनेगा और इतना ऊर्जा क्या होगा, उत्पन्न होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कैसे किया गया है द्रव्यमान के लिए। तो कार्बन का द्रव्यमान होता है 12 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ऑक्सीजन के यहाँ अणु है ना, तो अणु का होता है 32। और ये CO2 का अणु हो गया एक कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इसका होता है 44, ठीक है। नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं कार्बन का कितना होता है। तो कार्बन का ऊपर देख लीजिए, ऊपर से मैं बता देता हूँ आपको एक बार फिर से। देखिए कार्बन का 12 होता है और वहीं CO2 की बात हो जाएगी, C2 की, तो 12 दूना के 24 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कार्बन की 12, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। तो देखिए कार्बन का हो गया 12 और O2 की होती है 16 ऑक्सीजन होता है, लेकिन O2 की बात की जाए तो 16 दूना के 32 और 32 12 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 44 ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हमें कार्बन जिसका दान करेंगे उसे 1 कर देंगे, यानी यहाँ है 12, कार्बन जो है 12 है, इसे 1 करेंगे तो 12 से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सब में क्या किए, 12 से भाग दे दिए। तो जब सब में 12 से भाग दे देंगे तो यहाँ कार्बन हो जाएगा 1 kg, और यहाँ कटेगा तो इसे कटाते हैं 4 से, तो 4 3 12 और 4 बटे 32, ठीक है। तो 8/3 ऑक्सीजन और ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड 11/3। तो आप इसे लिख सकते हैं कि अर्थात 1 kg कार्बन को दहन करने के लिए, यानी 8/3 kg ऑक्सीजन में मिलाकर 11/3 kg क्या कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। अब देखिए कार्बन का अपूर्ण दहन, तो कार्बन के अपूर्ण दहन में आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए यहाँ पर द्रव्यमान पहले C का लिख लेंगे, ठीक है। और उसमें 2 का यहाँ गुणा कराया गया है, ठीक है, यहाँ 2 का गुणा है कार्बन में। इसी प्रकार से आप देख लीजिए। और कार्बन को 1 करने के लिए 24 से भाग दे देंगे सब चारों तरफ, यहाँ 24 जो आया है, तो इसमें भी 24 से भागो, इसमें भी, तो ये निकल जाएगा। तो फिर यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं उसी बात को कि 1 kg कार्बन को 4/3 kg ऑक्सीजन से मिलाकर 7/3 kg कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, ठीक है। अब इसी प्रकार से सल्फर का भी है, तो आप लोग सल्फर वल्फर वगैरह का पढ़ लीजिएगा। हाइड्रोजन का भी दहन है, सबको ऑक्सीजन से क्या कराना है, क्रिया करा देना है और समीकरण को संतुलित करके
उसका द्रव्यमान संगति रखकर, और आप चाहें तो अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। एसिटिलीन का भी दिया है, एथिलीन का, इथेन का, इसी प्रकार से सब है। देखिए अब इसका पूरा सारांश समझ लीजिए, सारांश इसका क्या है। तो देखिए ईंधन के परिणाम का सारांश या संगति के आधार पर है। तो कार्बन 1 kg, कार्बन मोनो कार्बन मोनोऑक्साइड 1 kg, सल्फर 1 kg, हाइड्रोजन का अणु 1 kg, ठीक है। जलाने के लिए ऑक्सीजन की ये सब आवश्यकता हम लोगों ने अभी निकाले हैं कि 8/3 ऑक्सीजन चाहिए। तो उतना ऑक्सीजन रहेगा तो कितना बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो 11/3 kg बनेगा। अगर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है तो इसके लिए 4/7 ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, और कितना बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो 11/7, ठीक है। ये सब मतलब उन्हीं को एक में कर बताया गया है, ठीक है, ताकि आप समझ सकें जल्दी से। अब देखिए यहाँ गैसीय ईंधन का, अब वो तो था द्रव, एक बार और देख लेते हैं, इसमें डाउनलोड हो जाओ। ये संगति के आधार पे था, संगति यानी द्रव्यमान के आधार पर। अब हम लोग पढ़ेंगे आयतन के आधार पर, ठीक है। तो आयतन के आधार पर हम लोग पढ़ते हैं केवल गैस के लिए, ठीक है, क्योंकि गैस में ही आयतन के लिए देखा जाता है। अब देखिए गैस में के लिए तो आयतन के रूप में हम लोग पढ़ेंगे, तो इसमें क्या किया जाएगा, वॉल्यूम को 1 किया जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन के दहन के लिए देखिए क्या समीकरण है, H2, जब H2 क्रिया ऑक्सीजन से कराई जाएगी तो जल बनेगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग करेंगे हाइड्रोजन को क्या, 1, क्योंकि हाइड्रोजन को क्या करना है, जलाना है, ठीक है, हाइड्रोजन का दहन कराना है। तो हाइड्रोजन को 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे सब में। तो जब सब में 2 से भाग देंगे तो ये प्राप्त होगा, ठीक है। और ये प्राप्त होगा तो हम कह देंगे कि 1 मीटर क्यूब हाइड्रोजन को जलाने के लिए 1/2 मीटर क्यूब ऑक्सीजन से मिलाने पर 1 मीटर क्यूब जल वाष्प बनता है, ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा इस पर सवाल कैसे पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से कार्बन मोनोऑक्साइड का भी है कि CO और ऑक्सीजन क्रिया कराएंगे और फिर संतुलित इसको कर देंगे समीकरण को, तो 2CO2 पड़े बनेगा। अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड है तो इसको 1 करेंगे, यानी 2 से दोनों तरफ भाग दे देंगे, तो इसमें भी 2 से भाग होगा, इसमें भी 2 से भाग होगा। और जब भाग देंगे तो यहाँ पर जो रिजल्ट निकलेगा कि 1 मीटर क्यूब कार्बन मोनोऑक्साइड को जलाने के लिए 1/2 मीटर क्यूब ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, और 1 मीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगा या बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार से अन्य गैसों का भी दिया है, तो अन्य गैसों का भी पढ़ लीजिए। अब इनका देखिए सारांश रूप से दिया है, यानी सबका ही एक करके दिया है। ईंधन दहन के परिणाम का सारांश आयतन रूप में, तो देखिए हाइड्रोजन के लिए भी ये था, ये कार्बन मोनो का ये मीथेन, ठीक है, मीथेन। अब देखिए इसी प्रकार से आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ से आपके बोर्ड में पेपर में पूछा जाता है प्रश्न, यहाँ से आपका कैलकुलेशन वाला, ठीक है। तो देखिए यहाँ पूछेगा कि प्रति मीटर क्यूब गैसीय ईंधन के पूर्ण दहन के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु की गणना करना है, ठीक है। तो इसकी गणना कैसे करेंगे, यानी कि समझिए पहले आप टॉपिक को, कि 1 मीटर क्यूब के फ्यूल को पूर्ण दहन के लिए कितना ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। अब यहाँ से प्रश्न आपका ऐसे बनेगा, ठीक है। तो देखिए इसको कितना आसानी से लगाएंगे। पहला नंबर तो मैं आपको बता दिया कि हाइड्रोजन के 1 मीटर क्यूब आयतन को पूर्ण दहन होने के लिए ऑक्सीजन की कितनी आवश्यकता होती है, तो 1/2 मीटर क्यूब। इसी प्रकार से कार्बन के लिए ऑक्सीजन का आवश्यकता होती है 1/2 मीटर की, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। इसी प्रकार से मीथेन के लिए जो होता है दुगना उसके, यानी कि 1 मीटर क्यूब मीथेन है तो उसको पूर्ण जलने के लिए उसके 2 गुने यानी 2 मीटर क्यूब ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, ठीक है। यानी ज़्यादा ऑक्सीजन मीथेन लेता है वो, अपने का 2 गुना। तो आप ये तालिका याद रखें, ठीक है, कि हाइड्रोजन को जलने के लिए कितना ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, कार्बन मोनो को, क्योंकि आपका सवाल में यही इन्हीं का यूज है, ठीक है, इन्हीं सब का यूज है। तो यहाँ से देखिए आपको जो बनेगा आपके टॉपिक में, देखिए ऐसा सवाल बनेगा, यहाँ पर आपको दे देगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ से आप इसके लिए मैं अभी बना रहा हूँ केवल तीन तीन, ठीक है, 3 प्रकार के यौगिकों के लिए मैं बना रहा हूँ समीकरण। ऐसा कई भी सारे हो सकते हैं। तो आपको मेन फार्मूला जो याद रखना है वो यहाँ से याद रखना है कि 100 मीटर क्यों भी बता रहा हूँ फार्मूला कैसे बनाया है। वैसे ही आप चाहें तो स्वयं भी फार्मूला बना सकते हैं।
तो देखिए मान लीजिए 100 मीटर क्यूब गैसीय ईंधन है, 100 मीटर क्यूब, ठीक है, गैसीय ईंधन है। तो इसको पूरा जलने के लिए, ठीक है, 100 मीटर क्यूब जो है, 100 मीटर क्यूब आपका कोई फ्यूल है, और इसको पूरी जलने के लिए कितनी आवश्यकता होगी ऑक्सीजन की। तो उसमें आपको यौगिक देगा, जैसे मान लीजिए इसमें हाइड्रोजन दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन दिया है। तो पहले तो याद याद करेंगे हम लोग कि 1 मीटर क्यूब में कितना आवश्यकता था, ठीक है। और वहीं ऑक्सीजन की आवश्यकता थी 1 मीटर क्यूब में कार्बन मोनो की, और वो कितनी आवश्यकता थी मीथेन के लिए। तो इतना हो गया। अब 1 मीटर क्यूब के लिए निकालेंगे, क्योंकि ये निकला है 100 मीटर क्यूब के लिए, और सबको जोड़ देंगे, क्योंकि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेगा उसको जोड़ देंगे, फिर जो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन चाहिए उसको जोड़ देंगे, और फिर जितना मीथेन के लिए ऑक्सीजन चाहिए जलने के लिए 1 मीटर क्यूब उसको जोड़ देंगे। और सबको जोड़ने के बाद ये निकला था 100 मीटर क्यूब के लिए। अब इसको क्या करेंगे कि 1 मीटर क्यूब करने के लिए 100 को इधर भेज देंगे। तो जब इधर आएगा 100 तो भाग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब गैसीय ईंधन को पूर्ण जलाने के लिए ऑक्सीजन की न्यूनतम मात्रा जो है वह हाइड्रोजन जो है जितना जलेगा, जितना हाइड्रोजन जलने के लिए 1 मीटर क्यूब हाइड्रोजन जलने के लिए जितनी आवश्यकता होगी, और वहीं जितना कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए होगी, और मीथेन के लिए जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, सबके योग का 100वां भाग होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अगर जो बात की जाए वास्तविक आवश्यक वायु, तो आपको यही फार्मूला याद रखना है, ठीक है। तो वास्तविक आवश्यक ऑक्सीजन की बात किया जाएगा तो सैद्धांतिक आवश्यक वायु प्लस अतिरिक्त आवश्यक वायु, ठीक है। यानी कि मान लीजिए जितना भी आपको आवश्यक होगा वो तो ज्ञात ही करना रहेगा, या तो दे दिया जाएगा आपके प्रश्न में, लेकिन आपके प्रश्न ऐसा नहीं बनेगा, केवल आपको पूछा जाएगा वास्तविक वायु की गणना, ठीक है। तो सैद्धांतिक आवश्यक वायु ज्ञात करेंगे, और अतिरिक्त आवश्यक वायु को चाहे तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न आपका ऐसे बना है, देखिए बीटी यूपी का ये प्रश्न है। प्रोड्यूसर गैस के एक नमूने के आयतन विश्लेषण निम्नलिखित पाया गया, जिसमें हाइड्रोजन 28%, मीथेन 2%, नाइट्रोजन 42%, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड 12%, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड 16%। तो आपको पता करना, पहले तो आप सबको लिखेंगे। तो इससे पहले मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन जो है, ठीक है, दहनशील और अदहनशील के बारे में मैं बताया था आपको कि ऑक्सीजन जो होता है वह दहनशील होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये सब दहनशील होते हैं तत्व, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन दो ऐसे तत्व होते हैं कि वो दहनशील नहीं होते हैं, ठीक है, CO2। तो इन सबको क्या करना है, सॉरी, इनको क्या करना है आपके यौगिक में नहीं लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से भी अन्य अवयव क्या अदहनशील है, ठीक है। तो हाइड्रोजन को लिख लेंगे कितना दिया है, और कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन को, ठीक है, हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, बाकी ये जो दो बचे ये अदहनशील है, ठीक है, ये जलेंगे ही नहीं। तो हमें इन तीनों को जलने के लिए क्या करना है, ऑक्सीजन का मान ज्ञात करना है। तो वायु के लिए गणना करेंगे हम लोग। तो देखिए इसको फार्मूले में सीधे रख दिए यहाँ पर, ठीक है, फार्मूले में ठीक सीधा रख दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर 100 नहीं है, यहाँ 1 मीटर क्यूब के लिए है, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब के लिए ऐसे निकाल लेंगे डायरेक्ट फार्मूले में रख कर यहाँ से, ठीक है। इस वाले फार्मूले में रखेंगे डायरेक्ट 1 मीटर क्यूब गैसीय ईंधन के लिए सैद्धांतिक वायु की गणना कर लेंगे यहाँ से डायरेक्ट रख के, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं, आगे आपका प्रश्न इस पे बनता है कि फ्लू गैसीय का परिकलन करना होता है संगति तथा आयतन के आधार पर। इसमें क्या होता है कि द्रव्यमान और आयतन दोनों के आधार पर करना होता है फ्लू गैस विश्लेषण, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट हम लोग चलते हैं किस पे, तो ये तालिका आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आयतन विश्लेषण संगति के लिए है, और ये तालिका जो है आपका आगे वह संगति यानी द्रव्यमान को आयतन विश्लेषण में बदलने के लिए है, ठीक है। ये आयतन को द्रव्यमान में बदलने के लिए तालिका है, और ये वाला जो तालिका है वह द्रव्यमान को आयतन में बदलने के लिए है, ठीक है।
तो आपको मैं बता दूं, पहले इसके बारे में समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, पहले तो अवयव का नाम इधर लिख लेंगे, फिर प्रतिशत संरचना आयतन के आधार पर भी इस्तेमाल भी का मान निकालेंगे, फिर आणविक संगति ये निकालेंगे, फिर सापेक्ष संगति यम बराबर भी इंटू ए का गुणा कर देंगे तो सापेक्ष संगति निकल जाएगा, फिर प्रतिशत संगति विश्लेषण निकालेंगे इस्तेमाल यम का मान। ठीक है, और इन सबको जोड़ेंगे तो ये निकलेगा सिग्मा यम कैपिटल यम। ठीक है, सिग्मा कैपिटल यम, और उसी से भाग दे देंगे। ठीक है, और इसी तरह ये भी है, वहाँ यम था यहाँ भी रहता है। ठीक है, अब देखिए आगे सवाल पे चलते हैं। देखिए सवाल आपका दिया है कि परीक्षण द्वारा एक दग्ध गैस का आयतन विश्लेषण निम्न प्रकार पाया गया, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड 15%, कार्बन मोनोऑक्साइड 1%, ऑक्सीजन 4% तथा नाइट्रोजन 80%। तो पूछा क्या है कि दग्ध गैस का संगति या भारात्मक विश्लेषण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो संगति तथा भारात्मक दिया है। ठीक है, विश्लेषण करना है। तो देखिए संगति को ही कहते हैं भार। ठीक है, द्रव्यमान। तो पहले तो यहाँ तत्वों का नाम लिख लिए, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन। अब इनका जो प्रतिशत दिया है वो लिख लिए प्रतिशत। ठीक है, अब यहाँ पर इनकी आणविक संगति यानी आणविक द्रव्यमान। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 44, कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है 28, अभी पहले बताया हूँ। तो ये सब लिखने के बाद इनका क्या करेंगे, सापेक्ष संगति या भार निकालेंगे। तो इन दोनों का क्या किया जाता है, गुणा करा दिया जाता है। तो जब गुणा कराएंगे तो ये निकलेगा इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। अब क्या करेंगे कि ऐसे फार्मूले में रख देंगे। ठीक है, तो ये 660 में टोटल कितना है, सिग्मा एम का मान इतना निकाले हैं, और इससे भाग दे देंगे और 100 से गुणा कर देंगे परसेंटेज में बदलने के लिए इस फार्मूले के हिसाब से। ठीक उसी प्रकार से इसके लिए भी ये 28 है, 28 में इस टोटल से भाग देके और 100 से गुणा, तो इतना निकलेगा, इतना इतना। ठीक है, तो ये निकल गए प्रत्येक तत्व के लिए। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार से ये भी सवाल है। तो ये ऊपर दिया था वो द्रव्यमान के लिए दिया था, यहाँ आयतन के लिए दिया है। तो आयतन के लिए भी वैसे ही करेंगे, अवयव का नाम लिख लेंगे, प्रतिशत लिख लेंगे इधर कितना कौन प्रतिशत है, और इसका आणविक द्रव्यमान लिख लेंगे। ठीक है, आणविक भार। अब ये लिखने के बाद भी बराबर इसका फार्मूला होता है, इसको इसमें से भाग दे देते हैं, ये है आयतन के लिए। ठीक है, तो इसमें भाग दिया जाता है, और भाग देने के बाद सिग्मा भी का मान निकालेंगे, और सिग्मा भी का मान जो आएगा वो प्रत्येक में भाग देंगे और 100 से गुणा करा के प्रतिशत लिख देते हैं। ठीक है, तो आपका ये विश्लेषण हो जाएगा। अब देखिए प्रति किलोग्राम फ्लू गैस में कार्बन की मात्रा ज्ञात करना होता है। तो आपका आगे प्रश्न बनेगा कि प्रति किलोग्राम फ्लू गैस में कार्बन की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये भी प्रश्न इस पर भी पूछे जाते हैं आपके बोर्ड में। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें भी आपको सीधा मैं क्या करूं, सवाल ही बताता हूँ। ठीक है, सवाल आपका ऐसा बनेगा कि फ्लू गैस के एक नमूने का संगति, फ्लू गैस के एक नमूने का संगति यानी द्रव्यमान विश्लेषण निम्न प्रकार पाया गया, जिसमें CO2 है 16%, कार्बन मोनोऑक्साइड 2%, ऑक्सीजन सॉरी दिख नहीं रहा है, ऑक्सीजन 2% और नाइट्रोजन 80%। ठीक है, तो 1 kg फ्लू में कार्बन की मात्रा ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए प्रश्नानुसार 1 kg फ्लू गैस के लिए 1 kg फ्लू गैस में कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया है, मतलब इसका प्रतिशत में दिया है। तो 1 kg में 16% जब कार्बन डाई का निकालेंगे तो हो जाएगा 0.16। अरे भाई देख लीजिए, यहाँ देखिए ये 16% जो है 1 kg का हम जब 16% निकालेंगे तो 16 और प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो 100 से भाग। ठीक है, तो 100 से जब भाग दे देंगे तो ये 0.6 नहीं हो जाएगा, 0.6। तो वही है। इसी प्रकार से कार्बन मोनो का भी निकाल लेंगे, कार्बन मोनो डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो यहाँ पर देखिए फ्लू गैस की मात्रा क्या हो जाएगी, यहाँ पर 3/11 और यहाँ पर 3/7। समझिए, देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ है, नाइट्रोजन को क्या किया गया है, हटा दिया गया है, और ऑक्सीजन को भी हटा के दिया गया है। क्यों,
क्योंकि हमें निकालना है केवल कार्बन की मात्रा। इसके न पूरे नमूने में किसका निकालना है, तो हमें कार्बन की मात्रा। तो इन दोनों को क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है। 3/11। तो देखिए, इस सवाल को हल करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। देखिए, इसमें दिया है कि 1 kg, मैं आपको पहले बताया हूँ कि 1 kg कार्बन को पूर्ण दहन होने के लिए होता है तो ऑक्सीजन 1/2 लगता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्पन्न होता है वह 11/3 kg उत्पन्न होता है। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जब निकालेंगे हम लोग, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर देखिए, ये 1 kg पूर्ण दहन के लिए है। अगर जो बात की जाए कार्बन डाइऑक्साइड जो है दे दिया है पहले से, तो जब इसमें इसको कार्बन के लिए रूप में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो 3/11 हो जाएगा, ठीक है। और कार्बन मोनो भी इसी प्रकार से हो जाएगा 3/60, ठीक है। और कार्बन की मात्रा ज्ञात करना है, वहाँ पर क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन की मात्रा ज्ञात कर रहे थे, और यहाँ पर ठीक वैसे ही है, लेकिन इसमें क्या करना है, कार्बन की मात्रा ज्ञात करना है, जैसे उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्ञात करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन की ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए 3/11 उसमें डायरेक्ट रखेंगे। इसीलिए आपको ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चार्ट कहाँ गया, अभी मैं दिखा रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए। हाँ, ये वाला चार्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सवाल हल करना है तो ये वाला चार्ट आपको पूरा पता होना चाहिए। और अगला चार्ट है, कहाँ गया अगला चार्ट, 1 मिनट। और ये वाला चार्ट, ठीक है। इन दोनों के दम पर ही आप सवाल क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं कि कितना आपको, मान लीजिए कार्बन के लिए देखिए हर जगह इनका काम पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ 11/3 अगले वाले सवाल में जो अभी लगा रहे थे उसमें था, ठीक है। तो ये वाला चार्ट आपको याद रहेगा तो आप आसानी से सवाल समझ सकते हैं, ठीक है। आपको पीडीएफ जो है, ये पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करिए और आसानी से खुद पढ़िए और समझिए, ठीक है। एक बार आप समझ जाएंगे तो बहुत आसान आपको लगने लगेगा और आप लगा कर आ जाएंगे, ठीक है, पेपर से। तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है और आपका चैप्टर ये समाप्त हुआ। देखिए इस चैप्टर से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दिया कि आपसे प्रश्न, देखिए ईंधन के बारे में बताया अभी कि ईंधन क्या है, इसके गुण क्या होते हैं, दहन क्या होता है, ईंधन के मौलिक अवयव बताइए, ईंधन किस किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, ईंधनों का वर्गीकरण दीजिए, ठीक है। ये सब देखिए प्रश्न है। देखिए पेपर में क्या क्या पूछा गया है। तो पेपर में आपके यहाँ से पूछना शुरू किया है कि निम्न की परिभाषा लिखिए। ये उच्च ऊष्मीयमान और निम्न ऊष्मीयमान लगता है मुझे कि हर साल पूछा है, क्योंकि पिछली वर्ष भी ये पूछा गया था, ठीक है। डेटोनेशन, नाकिंग, ईंधन का प्रज्वलन, ताप एवं नाक बिंदु, अग्नि बिंदु, ठीक है। ये सब मैं आपको अभी बताया हूँ, पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो आप समझिएगा कैसे है। नहीं आएगा तो वीडियो का पीडीएफ जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए कितने बार पूछा गया है पेपर, ठीक है। तो आप ये सब बढ़िया से पढ़ लीजिए और इन सब का प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा, ठीक है। मतलब ये पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगा, नोट्स ना बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाने में ज़्यादा टाइम की बर्बादी होती है। अगर जो निकलवाना होगा तो इन्हीं पीडीएफ को क्या करिएगा, आप नोट्स के रूप में जाकर कहीं प्रिंटर से निकलवा लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये सब कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं उसी पर हैं, ठीक है। तो आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे सवालों का देखकर बुक से, तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली। और अगर जो नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा, मैं इस पर एक स्पेशली वीडियो बनाऊंगा और वो कैमरा द्वारा बनेगा और पूरे अच्छे से समझाया जाएगा उसमें, ठीक है। लेकिन मैं एक वीडियो में चाहा कि पूरे चैप्टर को समाप्त कर दिया जाए, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बताया गया। तो आप घबराए नहीं, अगर जो नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे कोशिश करूँगा कैमरे पर अच्छे से उसको एक्सप्लेन करने का, ठीक है। और आगे की वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए और मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।